सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज फिर से हम पढ़ने वाले हैं सेल डिवीज़न और सेल फॉर्मेशन। सेल डिवीज़न और सेल फॉर्मेशन दोनों एक ही टर्म में यूज होते हैं, यानी कि कोशिका विभाजन कहें या कोशिकाओं का निर्माण कहें। दरअसल कोई भी एक सेल होती है, उसमें दो मेन जो कंटेंट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक हो गया साइटोप्लाज्म और दूसरा हो गया न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में बहुत गहरा रिलेशनशिप होता है, लेकिन जब साइटोप्लाज्म में यानी कि कोशाद्रव्य में वृद्धि होती है तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच का ये रिलेशन टूट जाता है। अब जब ये रिलेशन टूट जाता है तो एक मदर सेल से डॉटर सेल्स यहाँ पर बन जाती हैं, यानी कि एक सेल डिवाइड हो जाती है और जिसमें डिवीजन होता है वो होती है मदर सेल, और जो नई सेल बनी हुई होती है वो होती है डॉटर सेल। तो मदर सेल से डॉटर सेल यहाँ पर बन जाती है। अब मदर सेल से डॉटर सेल का बनना ही सेल फॉर्मेशन या सेल डिवीजन कहा जाता है। अब सेल फॉर्मेशन कब कहा जाएगा? सेल फॉर्मेशन तब कहा जाएगा जब हमसे ये पूछा जाएगा कि या जब हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि नई कोशिकाएं बन रही हैं। सेल डिवीजन तब कहा जाएगा जब हम कहेंगे दो कोशिकाएं आपस में या दो कोशिका में किसी प्रकार का विभाजन हो रहा है या डिवीजन हो रहा है। अब बात करें जो कोशिकाएं बन रही हैं, यानी कि सेल का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसे कैसे हो रहा है, तो वो कई तरीकों से होता है, जिनमें पहला तरीका है माइटोसिस, जिसे माइटोटिक या सूत्री विभाजन भी कहा जाता है। सूत्री विभाजन में एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स बनती हैं। पूरे प्रोसीजर को हम पढ़ेंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक हमने लिया है इसमें एक इंट्रोडक्शन यानी कि एक बैकग्राउंड है कि किस तरीके से सेल डिवीजन यहाँ पर हो रहा है। अब चलते हैं दूसरे बिंदु पर। दूसरा जो प्रकार है सेल फॉर्मेशन का वो है मेयोसिस। इसे रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है और हिंदी में इसे कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स यहाँ पर फॉर्म्ड होती हैं। तीसरा तरीका है फ्री सेल फॉर्मेशन। चौथा तरीका है बडिंग यानी कि मुकुलन। जब हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो उस समय हम बडिंग को पढ़ चुके हैं। और फिफ्थ है एमाइटोसिस, जिसे कहा जाता है असूत्री विभाजन। आगे के जो टॉपिक हमारे रहेंगे मेनली फोकस्ड रहेंगे मेयोसिस पर और माइटोसिस पर, यानी कि सूत्री विभाजन पर और अर्धसूत्री विभाजन पर। तो चूंकि हमारा अगला टॉपिक होने वाला है माइटोसिस यानी कि सूत्री विभाजन, तो थोड़ा सा जान लेते हैं इसकी एक बैकग्राउंड के बारे में, या ये जान लेते हैं कि किस तरीके से कोई सेल तैयार होती है डिवीजन के लिए। देखिए, इस तरीके का जो डिवीजन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि जो माइटोसिस डिवीजन होता है वो किस तरीके की सेल्स के अंदर होता है। जो माइटोसिस डिवीजन है वो जनन कोशाओं यानी कि जर्म सेल के अलावा सभी प्रकार की वेजिटेटिव सेल्स में होता है। वेजिटेटिव सेल्स मतलब कायिक कोशिकाओं में। तो माइटोसिस डिवीजन जर्म सेल के अलावा सभी प्रकार की वेजिटेटिव सेल्स में होता है। प्लांट्स के कुछ ग्रोइंग एरियाज होते हैं जहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, यानी कि टिश्यूज हैं। वो टिश्यू किससे बन रहे हैं? सेल से बन रहे हैं। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, यहीं पर माइटोसिस डिवीजन होता है, यानी कि माइटोसिस की प्रोसेस यहाँ पर होती है। इसकी स्टडी अगर हमें माइटोसिस के बारे में पढ़ना है तो जब हम कल्चर तैयार करते हैं तो हम जब सैंपल कलेक्शन करते हैं तो 2 सेक्शन से करते हैं। मतलब कहाँ पर हम इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसके बारे में जो पॉइंट आउट हैं या अलग अलग स्टेजेस हैं माइटोसिस डिवीजन की, उनको देख सकते हैं। तो एक तो क्या होता है स्टेम टिप और दूसरा होता है रूट टिप, क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो टिप रीजन पर यानी कि शीर्ष वाले भागों पर पाए जाते हैं। तो या तो हम प्ररोह शीर्ष पर देख सकते हैं या मूल शीर्ष पर देख सकते हैं, यानी कि स्टेम का बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट या स्टेम टिप जिसको कहेंगे, और रूट का बिल्कुल नीचे वाला या अंत बिंदु वाला पार्ट जिसे रूट टिप कहेंगे। यहाँ पर हम इन सेल्स का कलेक्शन करके डिवीजन प्रोसेस को देख सकते हैं।
माइटोसिस लगातार होता रहता है, यानी जब माइटोसिस के इस डिवीजन के अंतर्गत जब सेल का डिवीजन स्टार्ट होना शुरू होता है या सेल डिवाइड होनी शुरू होती हैं, तो ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि ये कंप्लीट ना हो जाए। जब तक ये ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगी वो कंटिन्यू रहेगी, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये रुक जाएगी। जब डिवीजन स्टार्ट हो रहा है तो उससे शुरू होने वाली अवस्था को, यानी कि जब बिल्कुल एट अ पॉइंट डिवीजन स्टार्ट होने वाला है और इससे जो पहले वाली अवस्था होती है, जस्ट बिफोर फेज होती है, उसे बोला जाता है इंटरफेज। ये वो फेज होती है जब सेल में ग्रोथ हो रही है और इस फेज में न्यूक्लियस का जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में सस्पेंड हो जाता है, यानी कि निलंबित रहता है और बहुत से सूत्र कॉइल्ड फॉर्म में एक दूसरे का एक जाल जैसा या वेब जैसा यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये वो वाली फेज है जस्ट जब डिवीजन स्टार्ट हो रहा है। जैसे आप खाना बनाने वाले हैं तो आपने गैस जला दी है, क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्टिंग फेज हो गई। अगर गैस नहीं जलाएंगे तो खाना भी नहीं बनेगा। ऐसी इंटरफेज यानी कि सेल्स जब रेडी नहीं हो रही हैं तो डिवीजन प्रोसेस भी आगे नहीं बढ़ेगी। तो इस फेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स अलग अलग बिल्कुल स्पष्ट से दिखाई नहीं देते हैं। और अगर हम इस पूरे डिवीजन प्रोसेस को, जो हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया कि एक लगातार होने वाली प्रोसेस है, एक इंटरफेज आता है, इस फेज में सेल्स ग्रोथ करती हैं और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्लियरली यहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं, तो हम इस पूरे डिवीजन प्रोसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है कैरियोकाइनेसिस जिसको कहा जाता है, और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियो और काइनेसिस ये 2 शब्द हैं जिनसे मिलकर ये टाइप बना है कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स डिवीजन होना। तो ये वाली जो फेज होती है इसमें न्यूक्लियस 2 भागों में बट जाएगा। साइटोकाइनेसिस वो प्रोसेस हुई, साइटो मीन्स टू सेल और काइनेसिस मीन डिवीजन। जब सेल का डिवीजन होगा मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। शुरू में ही कहा कि जब डिवीजन की प्रोसेस होती है तो जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच का एक रिलेशनशिप होता है और जब साइटोप्लाज्म में ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है तो ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं टूट जाता है। तो यहाँ पर जब सेल का डिवीजन होता है तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और उसके बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, सारी स्टेप्स को हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं। देखिए अब एक प्रश्न यहाँ पर बहुत जनरल सा क्वेश्चन है कि जब माइटोसिस से रिलेटेड है कि किस समय ये होता है और किन चीजों का इस तरीके के डिवीजन पर असर पड़ता है। देखिए जो माइटोसिस है उसे कंप्लीट होने में कई बार ये प्रोसेस आधे घंटे में भी पूरी हो जाती है और कई बार इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में 2 से 3 घंटे का भी समय लग जाता है। अब इस पूरी प्रोसेस पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। अगर टेम्परेचर हाई है तो डिवीजन प्रोसेस जल्दी पूरी हो जाएगी, मतलब सेल्स क्या होंगी, कंफर्टेबल जोन फील करेंगी और क्विकली डिवीजन स्टार्ट कर देंगी। टेम्परेचर लो है तो यहाँ पर डिवीजन भी स्लोली होगा। जैसे इन दिनों क्या था, बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा था तो हमने देखा कि पौधों में वो ग्रोथ नहीं हो रही थी, मतलब सेल्स डिवाइड नहीं हो रही थी, इसलिए वो ग्रोथ हमें दिखाई नहीं दे रही थी। अब जैसे ही बसंत निकला है जो पुराने पत्ते हैं वो धीरे धीरे झड़ने लगे और कोपलें फूटने लगी हैं, यानी कि नई पत्तियां निकलने लगी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ा है, क्योंकि दिसंबर और जनवरी के कंपैरिजन में अगर देखें तो अब फेब लास्ट हो गया है तो टेम्परेचर क्या हुआ है, बढ़ा है। अब ये जो टेम्परेचर बढ़ा है इसका मतलब जो प्लांट सेल्स हैं उनमें भी डिवीजन बढ़ गया है, यानी कि अब वो जल्दी डिवाइड हो रही हैं। इस समय क्या करेंगे, प्लांट्स लगाएंगे तो जल्दी ग्रोथ करेंगे, बिकॉज डिवीजन प्रोसेस यहाँ पर सेल्स में हो रही है, कंटिन्यूअस में हो रही है। अगर आपने दिसंबर जनवरी में कोई पौधा लगाया होता तो जल्दी से वो ग्रोथ नहीं करता। रीजन, जब तक प्लांट में सेल्स का डिवीजन नहीं होगा वो ग्रोथ नहीं करेगा, तो उस दौरान अमूमन पौधे नहीं लगाए जाते। जैसे इधर अक्टूबर के टाइम पर हो गए या ये फरवरी मार्च का जो टाइम हो गया, बड़ा ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है सेल डिवीजन के लिए, तो इसलिए इस समय मोस्टली प्लांट्स को लगाया जाता है। तो ये तो था शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन सेल डिवीजन और सेल फॉर्मेशन के बारे में। एक छोटा सा यहाँ पर एक इंट्रो भी था कि माइटोसिस के बारे में।
माइटोसिस इंट्रो इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम टोटली माइटोसिस की जितनी फेजेस होती हैं, डिवीजन की अलग अलग फेजेस होती हैं, मदर सेल से भी पहले यानी कि इंटरफेज से स्टार्ट करेंगे और डॉटर सेल फॉर्मेशन तक उसको कंप्लीट करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ट्रू डॉटर सेल्स माइटोसिस डिवीजन में बनती हैं। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही, बिल्कुल नए तरीके से नया टॉपिक लेकर आए थे। तो आशा है आपको पसंद आया होगा। लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।